मैं जो कुछ चीज बताना चाहूंगा जो आपको थोड़ी डिफरेंट है, वो है कि दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज सेकंड, ओके, और मैं 2014 पास आउट हूँ। मैं 2 साल जॉब करने के बाद आधी प्रिपरेशन मैंने विद जॉब की है, ठीक है। सो डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होगा, मैं डिफरेंस कहूंगा कि कंटेंट सबके पास सेम है, आप सब एक ही जगह पे हो। डिफरेंस क्रिएट होगा आपकी स्ट्रैटेजी से, कि क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप प्लान कर रहे हो ये पूरी जर्नी, उससे डिफरेंस होगा। मैं अपना जर्नी थोड़ा शेयर करूंगा और कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आपको उस बारे में। मैं आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ईएससी, मेरा मेन मोटिव गेट करना था, क्योंकि जॉब के साथ वो इजीली पॉसिबल था। बट जो दिक्कत हो गई कि मुझे लगा कि गेट इज नॉट समथिंग आई शुड गो फॉर एट 24, तो मैंने ईएससी का प्रिपेयर किया। तो आई वॉज डूइंग विद जॉब 7 मंथ जॉब के साथ प्रिपेयर किया। देन आई लेफ्ट माई जॉब ऑन अगस्त 2016, उसके बाद कंप्लीट तैयारी कर ली। तो आप लोग बहुत लोग ऐसी सिचुएशन में हो गए जिनको लग रहा होगा उनकी तैयारी नहीं हुई है, उनको लग रहा है अभी सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ। सेम हालत लास्ट ईयर हुई था और तब भी पेपर 1 ऐड हुआ था, थोड़ा सा प्रेडिक्शन कम था, ठीक है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ज्यादा थी, बट वो एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि जो नया बंदा है वो ले सकता रैंक, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ईएससी निकला, गेट पेपर बिगड़ गया था, माय गेट रैंक वाज 884, ठीक है। तो उससे भी मत डरना कि अगर आपको कोई चीज खराब होगी तो मतलब इसका ये सेंस नहीं है कि आप किसी और चीज में अच्छा रैंक नहीं ले सकते हो, तो एक और चीज है, ठीक है। उसके बाद स्लो फाइनली रैंक 1 आ गई इसमें। अब मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजी क्या थी। पहली चीज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास। जॉब के साथ मुझे एक दिन में सिर्फ 4 घंटे मिलते थे पढ़ने के लिए। तो आई वाज प्लानिंग एवरी मोमेंट, इवन जो मेरा प्लान था ना, अगर उसमें मैं चाय भी पीता हूँ 10 मिनट, तो वो भी लिखा हुआ था। इससे क्या होता है ना कि आपको पता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, तो वो चीज आप अभी से प्लान करना चालू कर दो अपना दिन। एक टाइम टेबल बनाओ और प्लानिंग इन्वॉल्व करो उसमें कि आपको आज क्या पढ़ना है। और मैं जो लोगों को डाउट होता है कि सर अभी करंट टॉपिक कुछ और चल रहा है, प्रीवियस वाला भूल गए, तो प्लानिंग ऐसा करना कि आप जो आज पढ़ाओगे क्लास में वो आज पढ़ लेंगे आप घर, और उसके बाद घर पे जाके जो प्रीवियस हो चुका है उसको दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब प्लानिंग कैसे करें, देखो बैक प्लानिंग करनी होती है। आप एक टाइम बनाओ कि किस टाइम पे मैं फ्री हो जाऊं। जनरली 1 वीक पहले आप बिल्कुल रिवीजन से, सारी चीजों से, जो भी आपका सब्जेक्ट जितना कवर करना है, जीएस के रिवीजन सबसे फ्री होना है आपको 1 हफ्ते पहले। तो बैक प्लानिंग करें कि मेरे पास कितने दिन अवेलेबल है, मेरे को कितना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कबुक, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीजें आपको प्लान करनी होगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 3 चीज प्लान करना। एक प्लान है मंथली प्लान, कि उसमें आप डिसाइड करेंगे कि इस मंथ क्या कंप्लीट करना है। एक होगा वीकली प्लान, जिसमें आप उस वीक का डिसाइड करेंगे इस वीक में वो क्या क्या चीजें खत्म करनी है। और एक होगा डेली प्लान, रोज रात को आप प्लान करेंगे नेक्स्ट डे क्या करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो प्लान करते हैं? सर एनी प्रॉब्लम? सो कितने लोग ऐसे जो प्लान करते हैं अपना डेली रूटीन? दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? व्हाट इज, बिकॉज जब आप प्लान करते हो देयर इज नथिंग कि आप जो उठते हो ब्लाइंड नहीं रहते हो, यू हैव समथिंग इन योर माइंड, यू हैव टाइम, मतलब टाइम डाउन स्टडी कर लेते हो कि आपको पता होता है कि आज इतना मुझे खत्म करना है, तो एक स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को फीडबैक भी देना चालू करो। खुद एक कुछ डायरी या कुछ मेंटेन करो, उसमें आप फीडबैक खुद दो कि मैंने जो प्लान किया था तो कितने लेवल तक मैंने परफॉर्म किया। तो एक लेसन आपको रोज रहेगा, तो आप रेगुलरली इंप्रूव करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गई। जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने फॉलो की थी वो ये थी कि सब्जेक्ट की क्लबिंग। क्या होता है ना कि सब्जेक्ट वैसे 12 है टेक्निकल और 10 टॉपिक्स है जो इसमें है जनरल स्टडीज में। और ये अभी आप तो पढ़ोगे सारा, बट क्या होता है लास्ट मोमेंट में ना बहुत ज्यादा दिखता है। साइकोलॉजी है थोड़ी सी कि 10-12 टेक्निकल देखेंगे, 10 टॉपिक देखेंगे, तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा है। उन चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है उनको क्लब करिए, जो सिमिलर सब्जेक्ट्स है, सिमिलर चीजें उनको क्लब करिए। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन डू लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जैसे मशीन डिजाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिमिलर है सब्जेक्ट्स, इनको क्लब कर लीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे तब लास्ट वन में क्या होता है ना कि ऐसे क्लबिंग करके ये अभी इतने 22 चीजें नहीं बची है, अब वो क्लब करके क्या होगा कि 8 या 9 हो जाएगा। आप जीएस को टेक्निकल के साथ भी क्लब कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, क्वालिटी
स्टडी स्टैंडर्ड्स, ये सारे एक साथ क्लब कर लीजिए। और जब भी पढ़ना इसको पूरा पढ़ना, वर्कबुक के साथ पढ़ना, ठीक है, वर्कबुक के साथ में लगाना। इससे क्या होगा ना कि अब आपके लिए 22 चीजें नहीं पढ़ने की, अब आपके पास 7-8 चीजें, तो काफी आराम से आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। एक ये है। एक कि बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि नोट्स कैसे बनाया जाए। मेरा ये कहना है कि आप पढ़ रहे हो, रिवीजन के लिए होता है मेनली नोट्स। नोट्स में वही चीजें इंक्लूड करना जो आपको नहीं याद हो रही है, जो काफी कॉम्प्लेक्स है, जो आप बार बार भूल जा रहे हो, वो चीजें इंक्लूड करना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, अपने नोट्स। हर चीज नोट्स में नहीं आना चाहिए। और एक और चीज, थोड़ा सा अपने में कॉन्फिडेंस लेके आओ, कि अपने पे बिलीफ लेके आओ कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो वो मेरे को याद है। क्या होता है ना कि आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कुछ चीजें मिस हो गई है, फिर आप कॉपी वापस खोलोगे और फिर वापस पूरी कॉपी पढ़ोगे, तो आपका जो प्लानिंग है थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो गड़बड़ नहीं होने देना है, थोड़ा सा बिलीव लाना है अपने ऊपर, ठीक है। एक आपको समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? तो आप थोड़ा सा एनर्जी दिखाइए अपनी तरफ से कि यहाँ पे कुछ और हो रहा है। यहाँ पे टेक्निकल चीजें नहीं डिस्कस हो रही, क्योंकि टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ लगभग सबका सेम है कंटेंट वाइज। डिफरेंस क्रिएट होगा स्ट्रैटेजी से, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा एंथुसियाज्म आप लोग लिख भी सकते हैं आपका मन हो तो। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज है एलिमिनेशन। जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होंगे जो काफी इजी है, उनको अपने रिवीजन का पार्ट मत बनाइएगा। क्या होता है ना कि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ने बैठ जाए तो वो दिक्कत हो जाएगी, इस सेंस में कि आपका टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाएगा उस चीज को पढ़ने में जो काफी इजी है, जो आपको आती है। तो उन क्वेश्चंस को आप दोबारा मत पढ़िएगा, वहीं वर्कबुक में या प्रीवियस ईयर बुक में उसको वहीं पर एलिमिनेट कर देना, ठीक है। और होता है कुछ लोगों को रहता है ना कि सर मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, हो नहीं रहा है। तो मैं एक चीज बताऊंगा, यार थोड़ा ना वर्क करना होता है मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। हालांकि जरूरी नहीं है, पर जिसको थोड़ा लगता है ना मेमोरी में थोड़ा प्रॉब्लम, उसको याद नहीं होती चीजें, थोड़ा मेंटल कैपेसिटी बढ़ाइए। तो योगा और मेडिटेशन को थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में हाफ एन आवर इंक्लूड करिए। उससे क्या होता है ना कि आप जो डिस्ट्रैक्शन है आपके, आप उस पर कंट्रोल ले लेते हो, तो आपको डिस्ट्रैक्शन में थोड़े परेशान नहीं करेंगे, आप यू कैन इजीली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, राइट। एक और चीज है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ऑप्शंस हमेशा गलत हो जाते हैं और कभी कभी रिपीट भी होता है सेम मिस्टेक। देखो ये दिक्कत पता है क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो है प्रॉब्लम, बट दिक्कत ये ना कि हम लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सही से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलत रीड कर लिया आपने तो उसका भी वहां पे ये रहेगा, ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। और अगर आप गलत ऑप्शन भी टिक कर दोगे तो यहाँ पे जो आपके ऐड होने थे और वो नेगेटिव में चले जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव नहीं चाहते हम लोग, एक नंबर भी। तो उस चीज के लिए आप क्या करेंगे, जब आप अभी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए आपका कि क्वेश्चंस मैं पढ़ ढंग से, पहले मुझे क्वेश्चन समझ में आए फिर आंसर निकालो। जब आप क्वेश्चन समझने लग जाओगे ना तो ऐसा एक मोमेंट भी आएगा आपके प्रिपरेशन में, जब स्टडीली ग्रो करते जाओगे तो एक मोमेंट आएगा जब ये चीज आएगी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहले उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर आपके खुद ही आंखों के सामने नाच रहा होगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज, कोई स्टैंडर्ड एग्जाम कितने टाइम का होता है, कितने आवर, मतलब 3 आवर्स। आपका स्ट्रेच, एक स्ट्रेच में कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप? 1 घंटा करते होंगे या ज्यादा 1.5 घंटा, फिर ब्रेक ले लेते होंगे आधे घंटे की। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है ना कि हमको पेपर में 3 आवर्स कंसंट्रेशन बनाना है, और जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से घर पे, तब तक हम वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि अभी अगर आप 1 घंटा को फॉलो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिसंबर तक है टारगेट रखो कि 15 दिसंबर के बाद 3-3 घंटे के स्ट्रेच में पढ़ाई करोगे पूरा। अब वो कैसे करना है, अब 1 घंटे के स्ट्रेच में, फिर 1.5, 2, 2.5 एंड 3 आवर्स, इसको प्लान करिए। क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप 3 घंटे आपका कॉन्सेंट्रेशन आप पेपर के वक्त ना, तो आपके आंसर भी सही निकलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये चीजें। और क्वेश्चन आंसर तो हम लोग लेंगे इसके बाद में। ये मैंने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बना दी है, मैं आपसे शेयर करूंगा मेरी स्ट्रैटेजी। सबका अपनी अपनी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, क्योंकि सबका अपना अपना एनवायरमेंट डिफरेंट था। तो आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी लेना कि किसमें आप कंफर्टेबल हो, राइट। और एक और चीज है यार, देखो आप जितनी मेहनत करोगे ना उतना आपका लक इंप्रूव होते चला जाएगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी समझाऊं इसमें, तो जब 100 सीट्स रहती है और 1 लाख कैंडिडेट्स रहते हैं, राइट। तो पहले प्रोबेबिलिटी होती है प्रीलिम्स के पहले सिलेक्शन की 0.1%। तो 0.1% प्रोबेबिलिटी पे मैंने छोड़ा था अपना जॉब। इतनी कम प्रोबेबिलिटी, 0.1% 0.001 एक्चुअली नंबर हो, तो इतनी कम प्रोबेबिलिटी। फिर सेकंड जब प्री क्वालिफाई हुआ, अब 10% इंप्रूव होगी प्रोबेबिलिटी, राइट। फिर अब उसका जब मेंस क्वालिफाई हुआ तो अब 300 बच्चों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, सीट्स होती, अब 33.3% होगी, राइट। तो दिस वे यू आर इंक्रीजिंग योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। तो आपको हार्ड वर्क लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा
मैं ये चीज बताऊं कि कैसे प्रोबेबिलिटी वर्क करती है, चीज बता रहा हूँ। और सिलेक्शन का क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी? जब सिलेक्शन होगा तो क्या बची प्रोबेबिलिटी अब? हाँ 100%। या प्रोबेबिलिटी ना रिजल्ट के पहले करते हैं, बाद में नहीं करी जाती है। तो ये ऐसी मजाक करो, बट आप लोग ना थोड़ा जो मैंने स्ट्रैटेजी की है उससे थोड़ा सा उसको फॉलो करना चालू करें अपने डेली रूटीन में, राइट। और अभी फर्स्ट कम फर्स्ट प्रीलिम्स पे पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स निकलेगा फिर मेंस, एंड देन फिर जो फाइनल इंटरव्यू की बात की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। और ये मेरी मेन स्ट्रैटेजी रही है। अब मैं नेक्स्ट अक्षरज को बुलाऊंगा जिनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी, क्योंकि उन्होंने पहले दे चुका था एक बार पेपर, और इस बार उन्होंने जीएसके भी इंप्रूव किया, रैंक 9 आई है, उनके स्कोर काफी अच्छे हैं रिटर्न में। तो आई कॉल अक्षरज एंड नाउ आई विल बी शेयरिंग हिज स्ट्रैटेजी। प्लीज अक्षरज। मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताऊंगा। आई एम फ्रॉम ISM धनबाद। ओके, आई गॉट द प्री प्लेसमेंट ऑफर ड्यूरिंग कॉलेज इन टाटा स्टील। ओके, उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की वहां पे। उसके बाद जो मेरा एम्बिशन था और वो मैच नहीं किया तो मैंने जॉब छोड़ दी और आई जॉइन मेडिजी इन 2015। ठीक है, और मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि लोहित गॉट फर्स्ट रैंक, ही इज नॉट फ्रॉम IIT एंड आई एम फ्रॉम IIT। डिफरेंस क्या हुआ कि उसने उस टाइम में मेरे से ज्यादा मेहनत की और गॉट फर्स्ट रैंक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू आर फ्रॉम IIT और नहीं होगा, ऐसा मतलब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि 2015 आई जॉइन मेडिजी, उस साल एग्जाम दिया मैंने, आई गॉट इनटू इंटरव्यू। उसके बाद मेरा फाइनल रिजल्ट में नहीं नाम था, तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस समय में IIT का था और उसके बाद भी IIT का था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप IIT से नहीं हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो मैंने हटा दो बिल्कुल और फेंक दो कि 2 साल जो मैंने उस समय मेहनत की थी 11th-12th में, उसके वजह से IIT में, बट उसके बाद सब कुछ डिफरेंट है। मतलब 4 साल वो सब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ कि बाकी तो लोहित ने काफी कुछ बता दिया है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी इस बार, सब लोगों का मतलब कितने मतलब पहले दिया एग्जाम ES का जो पहला पैटर्न था, कितने लोग हैं यहाँ पर? वो काफी लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या डिफरेंट किया उस समय, उस 6 महीने में जब यहाँ कोचिंग की तो कंसेप्ट काफी क्लियर हो गए थे और उस समय टाइम थोड़ा कम रहता है। मतलब कोचिंग का आपको पता कितना हेक्टिक रहता है, 9 आवर्स 8 आवर्स कोचिंग, तो घर पे जाके 1-2 घंटे बाद नहीं पढ़ सकते, मतलब सबको पता है। ठीक है ना, तो उसके बाद अब मैंने क्या किया कि उस समय ना तो मार्च में भी क्लासेस चली थी, अब कर सकते हो तो करो, बट ड्यू टू मेरे घर पे कुछ इशू हो गया था, मैं 1-2 महीने वहां पर नहीं पढ़ पाया था। ठीक है, बट 1-2 महीने फिर मैंने उसके बाद इनपुट दिया। उस समय मैंने टेस्ट सीरीज भी, मैं क्योंकि 1 महीने में घर पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं की थी यहाँ पे। तो इस साल मैंने क्या डिफरेंट किया कि मैंने 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, एक मेडिजी की और एक कोई भी आप कर सकते हो। मेडिजी का मैंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए और मैं क्या करता था, जैसे एक टेस्ट है उसमें सिलेबस डिफाइन कर देते हैं मेडिजी वाले। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि अब ESC क्या है, 14 सब्जेक्ट आपके वैसे टेक्निकल हो गए, 10 आपके नॉन टेक हो गए, तो ऑफकोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दी स्टफ। ठीक है ना, तो मैं क्या करता था कि जैसे कल मतलब नेक्स्ट वीक थर्मो का एग्जाम है, तो मैं 1 हफ्ते पहले करके बैठा हुआ थर्मो, उसके मैं पहले रिवाइज नहीं करूँ। मेरी स्ट्रेटेजी है फॉलो करना है, और मेरी मतलब रैंक इतनी अच्छी नहीं आया, आई वाज ऑलवेज इन टॉप 50 और 30 जो भी, बट मैं कभी टॉप 10 में नहीं रहा। टॉप 10 में मैं जब मेरी रैंक आती थी, जैसे 1 वीक पहले जब आपका फुल टेस्ट होता है ना, तो दोनों तीनों बार जब भी फुल टेस्ट हुए, आई वाज ऑलवेज इन टॉप 10। उससे पहले मैं कभी टॉप 10 में नहीं था। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती है कि मतलब 1 हफ्ते पहले मैं वो वाला सब्जेक्ट कंप्लीट कर देता था, जिससे 1 हफ्ते में मैं जो भूलना होता था भूल जाता था, और फिर मैं टेस्ट देता था आके। उसके बाद ऑफकोर्स मार्क्स उतने नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने 1-2 टेस्ट ऐसे भी मैंने पढ़ा और दिया तो उसमें रैंक अच्छी आई है। वो मतलब ही नहीं बनता जब हमें यहाँ पे रैंक थोड़ा लानी है, कि जब तुम वो गलती करोगे, जितनी गलती करोगे मेडिजी के टेस्ट में, उसके बाद तुम जो एनालाइज करोगे, मतलब 3 घंटे का टेस्ट होता है तो कम से कम 6 घंटे उसको एनालाइज करना चाहिए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो वो बहुत जरूरी है कि किस तरह से एनालाइज करना है और अपनी मिस्टेक अवॉइड करनी होगी। ये वैसे याद रखना, मुझे अब भी याद है जो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने ES का एग्जाम दिया था, फुली मतलब काफी अच्छे से हार्ड वर्क किया था और डेडिकेटली मतलब जब रिजाइन किया मैंने, तो मैं ES के लिए आया था, गेट वाज नॉट माय एम, और इस बार मैंने गेट का फॉर्म भी नहीं भरा था, केवल ES ऑप्शन था। अगर नहीं होता तो अभी दोबारा मैं आपके सामने बैठा रहता यहाँ पे। तो ये मेरा तो मतलब इस बार मैंने स्ट्रेटेजी बनानी है कि थोड़ा पहले ही कर लो, 2 दिन पहले करोगे तो आपका इंप्रूव हो जाएगा, मतलब आएगा उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्क हार्ड एंड लॉन्ग, मतलब हर फील्ड में, मतलब जितना आप हार्ड वर्क करोगे और जितना लंबा करोगे, एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार तो हो गई। और जैसे कुछ लोग जॉब वगैरह आया था, कितने लोग छोड़ के आए हैं,
काफी लोग होंगे मतलब ठीक है जॉब जो छोड़ के आए हैं तो उनको लगता है यार मतलब कि मेरे दोस्त हैं वो इतना मस्त पैकेज हो जाएगा, तो मेरा भी मतलब लगता है मतलब कि यार मतलब 10 लाख 20 लाख पैकेज हो गया, उनका घर वाले ही बोलते हैं, तो सब नेगलेक्ट करो। मतलब जो ईएस है जो यहाँ पे तुम काम करोगे ना, अच्छा काम करोगे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनरल जाके अब ईएस में होगा तो मस्ती करनी है, वहां पे जाके भी जब काम करोगे तो नाम जो रहेगा ना, यहाँ पे नाम के लिए आते हैं, पैसे के लिए नहीं आते। तो जो लोग डिस्कस करते हैं कि यार ईएस की सैलरी वॉज मतलब ये डिमोटिवेटिंग पॉइंट होता है हमेशा, मतलब हमेशा अच्छी चीज याद रखो यार, मतलब जो भी चीज की तैयारी कर रहे हो। अब है यहाँ पे मतलब थोड़ा पॉलिटिक्स है, थोड़ा वैसा काम है, टेक्निकल पूरा नहीं होता, बट अभी देखो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ईएस में, मतलब जितनी सारी मतलब बुलेट ट्रेन वगैरह आ रही है, तुम ही लोगों को करना ही जाके, मतलब तुम लोग के टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें ही करना है। तो ऐसा मतलब ध्यान रखो हमेशा, मतलब जो उसका पॉजिटिव है ना, नेगेटिव हर चीज का है ना, कोई भी जॉब ले लो। मतलब मैं जो जॉब में था, जब प्री प्लेसमेंट ऑफर पता होगा मतलब 3rd ईयर के बाद ही हो जाता है, तो उस समय मतलब मेरा हाईएस्ट पैकेज था, मतलब मैकेनिकल उस टाइम, ठीक है, मैकेनिकल बैच में आईएसएम धनबाद में मतलब हाईएस्ट पैकेज था। तो वो सब नहीं देखना है मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब तुमको हमेशा पॉजिटिव देखना है क्या है जिस चीज की कर रहे हो, और जो थोड़ा मतलब अपना स्मार्टफोन, जो मोदी बोलते हैं स्मार्टफोन यूज करो यार, मतलब स्मार्ट बनो, वो जब सैलरी कमाने लगो तब बनो, उससे पहले थोड़ा अवॉइड करो। फेसबुक व्हाट्सएप डिस्टर्बिंग रहता है, मतलब कितने लोग, मैं भी करता था, मतलब उस 20 दिन पहले मेरा खराब हो गया तो मैंने ठीक नहीं कराया, उसके बाद मतलब बहुत ग्रेजुअली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, मतलब कि 20 मतलब उससे पहले मतलब ठीक है अच्छी रैंक नहीं आती थी, बट सबकी आदत हो गया, मतलब कर रहे हैं क्वेश्चन स्कोर देख लेते हैं, तो व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, ये सब मतलब ये सब डिस्टर्बिंग फैक्टर है, इन सबको अवॉइड करो, ठीक है ना। और कुछ किसी को कुछ और स्पेसिफिकली कुछ पूछना है या पूछो यार, मतलब अभी डाउट होने चाहिए यार। हाँ ये पॉइंट, एक पॉइंट में बता रहा हूँ यार, मतलब जो मैंने गलती की थी फर्स्ट टाइम, जो मेडीजी की जो ईएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, वो मैंने जब आपका पूरा बैच खत्म हो गया उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया, तो काफी सारे क्वेश्चन मतलब मैं पूरा कंप्लीट कर नहीं पाया था। और ईएस में रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं लगाया तो आज से स्टार्ट कर दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो ही डिफाइन करेगा तुम्हारा मतलब क्या है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और बाकी टेस्ट सीरीज मेड इजी, एक तो फॉलो करनी ही है, और दूसरी जैसे मेरा इस बार मेंस में मार्क्स मतलब एक चीज और 3 स्टेज होते हैं, ईएस इज लाइक टेस्ट मैथ्स, ठीक है ना, 3 दिन है तुम्हारे पास, तो मेरे 2 दिन ठीक हुए थे, इंटरव्यू वाज वेरी बैड, ठीक है ना, बट सोचो आई वाज 9th रैंक आई है, तो मतलब 2 दिन अच्छे चाहिए, एक खराब भी होगा, या 3 मतलब एवरेज है तो सिलेक्शन पक्का है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब एक पहले प्री खराब हो गया तो छोड़ देना है, तो सब नहीं करना है। और एक चीज और, जैसे जब लास्ट ईयर एग्जाम खत्म हुआ तो मैं हमेशा ब्रेक लेता था, मतलब मैं लास्ट ईयर जब ईएस दे दिया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद मैं 2 महीने घूम रहा था, मतलब मुझे लगा कि हो जाएगा, इंटरव्यू वाज वेरी गुड मेरा, मुझे लगा हो जाएगा, तो मैं 2 महीने मतलब कुछ नहीं पढ़ा मैंने। और मैं देन अक्टूबर एंड में आया यहाँ पर दिल्ली दोबारा, थोड़ा लगा दोस्तों के साथ था तो उन्होंने बोला आ जाओ पढ़ते हैं, तो अक्टूबर एंड में आया, 2 महीने पढ़ा, प्री हुआ, उसके बाद फिर मैं 15 दिन के लिए चला गया, गेट का फॉर्म मैंने भरा नहीं था क्योंकि मुझे पता है मतलब मेरी जो जॉब थी इट वॉज इक्विवेलेंट टू जो भी पीएसयूज हैं, तो मुझे पता था। तो फिर मैं 15-20 दिन घर चला गया, उसके बाद फिर आया मैं, फिर 2 महीने 3 महीने अगर आपने एक बार कर लिए कोचिंग तो 2-3 महीने मतलब लग जाओ, मतलब फिर तो सोचना ही नहीं मतलब क्या करना है, ठीक है ना। 2-3 महीने अगर एक बार आपने कर चुका है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आपने कोचिंग की है तो 2 महीने पढ़ेंगे, नहीं होगा फिर तो। पर एक बार जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और मेडिजी नोट्स 1-2 बार पढ़ो, उसके बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टेक्स्ट बुक जो भी है, मतलब जो आप पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक लाइन पढ़ो, मतलब जितनी बार बुक्स पढ़ सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कुछ किसी को ऑर्डर मतलब इन द सेंस, यार जैसे मैं एक बार देखो मैंने तो कर दी थी गलती पहले ही कि मैं बाद में लगाना स्टार्ट किया, दूसरी बार जब तो मेरा क्लियर हो गया, मतलब सब कुछ मतलब कंप्लीट हो गया था सिलेबस एक तरह से, तो मुझे पता था मतलब क्या क्या करना है। तो फिर जब मैं अपना वर्कबुक लगाता था तो मेंस मतलब इसके लिए कन्वेंशनल के लिए मैंने वो विशाल वाली बुक्स आती हैं, ठीक है, उसमें मैं आपके जो मेडिजी की में आंसर रहते हैं, आंसर सामने रहेंगे तो देख लेते हैं चलो हो जाएगा, वो नहीं करता था मैं जैसे मुझे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 1 घंटा टाइम है मेरे पास, तो मैं 5 क्वेश्चन जैसे थर्मो कर रहा हूं मैं, थर्मो के 5 क्वेश्चन मैंने निकाल लिए, मतलब 1991 का ही क्वेश्चन है तो फर्स्ट लिखा 1991 उसका क्वेश्चन नंबर, फिर सेकंड 90 वो अपने पेज पे लिख लिया, फिर मैं वाली बुक निकाल लेता था जो आपकी विशाल वाली है,
और फिर अपनी मेडिजी के जो बुक है सॉल्व क्वेश्चंस अलग रख दिए, मैं 5 सॉल्व करता था, उसके बाद देखता था मेरा क्या है मतलब, और फिर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेता था। जैसे एक और मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जैसे लास्ट ईयर जब मैंने पेपर 1 दिया था कन्वेंशनल, तो पहला क्वेश्चन देखा, हवा ही नहीं लगी, मैं 40 मिनट मुझे पता नहीं चला क्या करना है पेपर में, ठीक है। अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा तो 40 मिनट हवा ही नहीं लगी, गए, तो सिलेक्शन तो उधर ही खत्म हो गया था। बट उसके जो 2 घंटे बचे उसमें मैंने काफी कुछ कवर किया था। पर इस बार ड्यू टू इतनी प्रैक्टिस की मैंने 2 टेस्ट सीरीज हर जगह बहुत प्रैक्टिस की, तो इस बार वो चीज मतलब जो 40 मिनट आपके खत्म हो गए थे ना, वो ये सब मतलब ये मैं सीख रहा हूँ, मतलब सीखने से आता है मतलब ये सब चीजें, कि वो सब मैंने इस बार मतलब अवॉइड के गया, देखा मतलब कौन सा क्वेश्चन है क्या है, उसके अकॉर्डिंग मतलब कहीं रुका नहीं बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम से जाके पेपर देख के डरना नहीं है, और डरना नहीं है, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से लगानी है, मतलब फॉलो करना है। और एक तो बता दिया कि 1 हफ्ते पहले खत्म करना है, और जनरली क्या होता है कि यहाँ की टेस्ट सीरीज में, तो मैं दूसरी टेस्ट सीरीज क्यों बोल रहा हूँ कि अगर 1-2 क्वेश्चन भी अपनी टेस्ट सीरीज में अगर नोट से आ जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लग जाता है, अब तो 4 ही देंगे यार मतलब, तो वो होता है, तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो तुम जाओगे ईएस में तो कोई भी पेपर क्वेश्चन दिखा हुआ नहीं आएगा, तो डर लग जाता है। तो ये चीज थोड़ी अवॉइड करनी है, मतलब एक बार नोट्स लगा लिए, मतलब पढ़ो नोट्स से, क्वेश्चंस हमेशा अलग लगाओ, और जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो तो मार्क कर लो यार, मतलब हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो ये सब मतलब फॉलो करो थोड़ा। और किसी को कुछ, कौन सा क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस क्वेश्चंस, हाँ। अब देखो तुम्हें पता है गलत है तो तुम सही कर रहे हो, और क्या करना है। अगर तुम्हें पता है गलत है तो तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा तुम्हें पता है गलत है, बुक में दिया तो बुक में आपको सही होगा यार, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके बना रहे हैं वहां पे मेडिजी वाले, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पहले तो कलेक्ट करके बनाना, आंसर निकालना। अभी भी तुम्हें मतलब तुम भी सोचो हम लोग जैसे लोग बना रहे हैं वहां पे, तो ऑफकोर्स यार हम लोग सबको तो पता नहीं है सब कुछ, तो गलत हो जाता है, मतलब तुम्हें पता है गलत चल गया, गलत है तो तुम्हें मतलब तुमने पढ़ा गया तो बस ठीक है, वहां मार्क कर दो, आंसर खत्म, और 1-2 लोगों से डिस्कस कर लो इनके अगर कुछ डाउट हो रहा है। 2 क्वेश्चंस ओनली, 2 क्वेश्चंस। अच्छा, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ठीक है। देखो कंटेंट तो वैसे सारा मेडिजी का मतलब नॉन टेक के लिए तो वही फॉलो किया था सबने, कुछ था ही नहीं मार्केट में, तो वो तो ठीक है। मैंने मैकाट्रॉनिक्स के भी नोट्स लाया था, मुझे अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने मेरे पास कुछ बुक्स थी एक्चुअली मैं मेरे कॉलेज में कुछ पढ़ाया गया था। जैसे मैकाट्रॉनिक्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 जगह डिवाइड कर सकते हो, मैकाट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स, है ना, 3 टॉपिक है वो एक तरह से, तो 3 बुक चाहिए होगी आपको। तो मैंने मैकाट्रॉनिक्स अब सब खरीदनी नहीं है, एक मैंने खरीदी, मतलब मेरे फ्रेंड ने खरीदी बोल्टन फॉर मैकाट्रॉनिक्स, ठीक है ना, लिख लो अगर इनकेस करना है, बोल्टन फॉर मैकाट्रॉनिक्स। कंट्रोल इंजीनियरिंग की बुक है जो मतलब क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उससे ही, मतलब वो थी, उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, मतलब सारा नहीं पढ़ना, 4-4 5-5 चैप्टर ही है, ज्यादा नहीं है, अगर एक बार पढ़ लो रहेगा। उसके बाद है कंट्रोल इंजीनियरिंग की ओगाटा करके बुक है, ओगाटा टाइप करोगे आ जाएगा नेट पे, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और रोबोटिक्स का और मतलब नेट पे मतलब ये स्कारा रोबोट वगैरह डालोगे, एक हाँ बुक है ऑटोमेशन बाय ग्रूवर, ये एक्चुअली में प्रोडक्शन की बुक है पर बाय ग्रूवर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको देखोगे। रोबोट इज छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसमें हर चीज, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है वो। और कुछ थोड़े बहुत फिर जैसे इस बार सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए थे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स वगैरह के, तो वो सब अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे अभी नेक्स्ट जो है वो बताएगा आपको कि उसने किया है, मतलब वो कॉलेज उसने मतलब उन्होंने कॉलेज से ही निकाला है, मतलब अभी फाइनल ईयर में तो निकाल लिया तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब तो बता देंगे उन्होंने मतलब कौन कौन सी बुक्स फॉलो की है। वन मोर शॉर्ट नोट का यार मतलब देख लो, मतलब अगर आप पढ़ लेते हो शॉर्ट नोट में जो लिख लेते हो ना वो याद हो जाता है, तो शॉर्ट नोट बना लो, मतलब नोट्स बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ईएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता शॉर्ट नोट बनाना वाला। आपके कंसेप्ट जैसे इस बार पेपर बना है बहुत कंसेप्चुअल पेपर था, तो कंसेप्ट बनाओ, प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड आते नहीं है, शॉर्ट नोट्स क्या करना है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड आ ही नहीं रहा तो फिर आपका ऐसे हो रहेगा, मतलब डायरेक्ट। देखो मतलब गेट पिछली बार जो भी मतलब मेडिसिन को मैंने पूरा फॉलो किया था, तो थ्योरी बुक वगैरह सब लगाई थी, बट उसके बाद मैंने थ्योरी बुक कभी नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता चल गया था, मतलब फॉर यस थ्योरी बुक इज नॉट गुड, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो एक बार लगाया पूरी सारे लगाए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं ऊपर मार्क कर लेता था, ठीक है। फिर मैं उन्हीं को जब प्रैक्टिस करनी होती थी, वो 5 क्वेश्चन है उन्हीं को मैं दोबारा लगाता था,
मतलब। और जो कन्वेंशनल के लिए है वो आप, मैंने विशाल वाली बुक बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही करना, क्योंकि अगर आपके सामने आंसर आएगा तो आप छोड़ दोगे, मतलब अरे हो ही जाएगा, तो आता ही है, आता सब कुछ, सबको सब कुछ आता है, बट वही है कि जितनी प्रैक्टिस रहेगी। और मेरे पिछली बार और इस बार में डिफरेंस केवल प्रैक्टिस का है, मतलब मैं दिन में 7-8 घंटे केवल लिखता ही था, मतलब केवल लिखता था मैं। जैसे स्टार्टिंग में टेस्ट, मतलब जैसे अगर आपकी, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे लोहित और सबका मतलब ठीक ठीक रैंक आती थी, मतलब अगर टॉप 50 में हो आप कंसिस्टेंटली तो आप रैंक 1 ला सकते हो, ठीक है ना। वो अब ऐसा कुछ नहीं किया। मार्क्स तो यार देखो यार, तुम्हारे मतलब तुम सोच के रहो कि तुम्हें कितना, जैसे मैं रहता था तो मेरे को आज इतना अटेम्प्ट करना है तो ठीक रहेगा, मतलब मेरा एक लेवल रहता था उसमें अटेम्प्ट करना है। मैं नहीं देखता था कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मतलब सबकी अलग अलग प्रिपरेशन रहती है, किस तरह से वो प्रिपेयर कर। हाँ 60% में रैंक 1 आ जाती है यार, तो मतलब एम करो यार, ऑफ कोर्स, मतलब जैसे मैं भी सोचता था कि यार 60% करना है, 60% तो एम करके ही जाना चाहिए हमेशा, मतलब यार मतलब ऐसे तो याद नहीं, जैसे मुझे कुछ कुछ याद है, जैसे मैं थर्मो का जो फर्स्ट टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट मैंने दिया नहीं था इस बार, तो सेकंड था, उसमें मेरे 130 148 आउट ऑफ 300। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, मेरा पीक था, जो मेरा मतलब पीक में मेरे परफॉर्मेंस थी, जो फुल टेस्ट था उसमें, लास्ट टेस्ट जो था उसमें मेरे 194 195 मेरा हाईएस्ट था, और मेरे जो मेंस में भी जो मार्क्स आए हैं वो दोनों मतलब 198 197 है, तो मतलब जो यहाँ का है उनसे बेटर ही मार्क्स है, तो अगर आप परफॉर्म करोगे तो मतलब यहाँ का है, इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि एक में यार मतलब फर्स्ट आ गई और अगले में भाई मतलब पता नहीं है ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए, मतलब 30 40 50 में आप हो तो बहुत अच्छा है, और कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टेस्ट मैच है यार, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यार अब बाकी थोड़ी देर में, ठीक है ना। यार ये तुम्हारे ऊपर है यार, मतलब कितना कर सकते हो, मतलब यार एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब बुक खोल के बैठ गए 3 घंटे खोली है, अब सामने मैच भी चल रहा है, तो यार वो नहीं चलता है ना, मतलब यार तुम 5 घंटे पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि यार दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े तुम्हें, तो यार बेस्ट है, मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, घूमो फिर तो मजे से, 5 घंटे पढ़ो, तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें याद रहेगा सब कुछ, तो फिर यार बेस्ट है। पर मेरा मतलब 8 to 9 आवर्स रहता था, उससे ज्यादा कभी नहीं पढ़ा हूँ, मतलब कर भी नहीं सकते हैं 8, कंसिस्टेंसी बहुत थी, मतलब कभी मतलब फिर स्किप नहीं करता था, फिर कंटिन्यूसली देता था, मतलब कभी कभी रहता था कि यार 8 दिन तक हम लोग फ्लैट पे पड़े, नीचे उतरे ही नहीं है, तो ऐसा था, मतलब 8-9 दिन मतलब लगातार, तो और मतलब थोड़ा दोस्त जो मोटिवेटिंग फ्रेंड्स रहते हैं ना उन्हीं के साथ रहो, बाकी यहाँ तो चलेगा यार, वो अगले बैच में अगले टीचर कौन पढ़ाएगा क्या, उस टीचर ने ये कहा, तो ज्यादा फेसबुक पे भी मतलब ज्यादा फॉलो वॉलो मत करो, वो सब नहीं, मतलब मेनली मैं बता रहा हूँ, मतलब अपना, बाकी वो जो भी, ठीक है ना। चलो थैंक यू। हाय, आई एम रशीद जैन, 10th रैंक बता दिया था सर ने। आईआईटी से पढ़ा मैं, आईआईटी धनबाद। ओके, बेसिकली दोनों सर ने ये बता दिया है कि पढ़ना कैसे है तुमने, ठीक है, वो तब तक होगा जब तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। यार मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि शायद अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना, तो तुम क्या करोगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने इसी साल निकाला है, मैं इसी साल पास आउट हुआ था 2017 में, और इसी साल बस कॉलेज के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन की थी और मेरा हुआ है। ओके, तो रिजल्ट देखो, पहली चीज ये है, अच्छा कॉलेज में अभी कौन कौन है जो कॉलेज में जा रहे हैं, फाइनल ईयर की थर्ड ईयर, मैं थर्ड ईयर में यार मैंने शुरू किया था मेडिसी से। ओके, यार मेन चीज ये है कि जो अभी कॉलेज में है ना उनको क्रिटिसाइज बहुत किया जाएगा, ठीक है, उसको पॉजिटिव वे में लेना। और एक फ्लिप वर्ड होता है, जो भी नेगेटिव चीज तुमको मिल रही है ना उसको पॉजिटिव वे में लेना। मार्क जुकरबर्ग वगैरह सबको पता है, उनकी कहानी पढ़ना, कभी गर्लफ्रेंड ने डंप करा वगैरह वगैरह वो सब कुछ था, उसके बाद उसने पॉजिटिव वे में लिया सबको। तो एक पॉजिटिव वे में लो हर चीज को। और बेसिकली एक प्रॉब्लम रहती है हर बंदे के साथ, इंजीनियर्स के साथ बेसिकली, गर्लफ्रेंड यहाँ पे किस किस की है बताओ फिर, सीरियसली पूछ रहा हूँ, किसी की नहीं है? अच्छा, किस किस को डंप किया गर्लफ्रेंड्स ने, यार बता दो एक बार प्लीज, सीरियसली। भाई मेरे को डंप किया, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, मेरे साथ करो यार खड़े, 1 2 3, यार कर लो यार, मेरी इज्जत रख लो थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, सुनो 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 देखो, प्रेशर्स बहुत सारे होते हैं इंसान के ऊपर, ठीक है। एक मेन प्रेशर ये रहता है कि तुम कॉलेज से पास आउट हो गए, तुम्हें जॉब नहीं लगी, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, शादी, ये वो सब 1000 तरह के प्रेशर्स होते हैं, ठीक है।
सब चीजों को छोड़ दो, कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगाओ यार। 1 साल बाद कोई तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने शादी लेट क्यों की या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी नहीं थी, मेरे को छोड़ के, मैं पूछ रहा हूँ अभी, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा तुमसे, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी रैंक कितनी थी, तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो और तुम्हारी सैलरी कितनी है, ठीक है। ये सैलरी भी कोई नहीं पूछता वैसे तो बेसिकली, लेकिन एक स्टैंडर्ड रहता है। तो अब भी सारे नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करो। जितनी भी नेगेटिव चीजें है ना, फैमिली प्रेशर या इमोशनल इश्यूज, ये इमोशनल इश्यूज बहुत गंदी चीज होती है एक, ठीक है। तो सब फेंक दो। एक इमोशनल इशू चीज आती है गिल्ट नाम से। गिल्ट होती है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी सही हूँ, मैंने ये सोच के कुछ कर दिया और फिर गलत होगी कुछ चीज, ठीक है। तो ठीक है गलत होगी और कोई तुमको खा नहीं जाएगा उस चीज के लिए, एक्सेप्ट करो उस चीज को, गिल्ट नहीं होने देना, और एक ही कंसंट्रेशन है, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। अच्छा, कॉलेज से पास आउट हुए 1 साल 2 साल कितने बंदे यहाँ पे जो, ठीक है, फैमिली प्रेशर होगा जॉब का, जॉब कर रहे हो यहाँ पे अभी, जॉब में कौन कौन है, जॉब में कोई नहीं है, ठीक है यार, बढ़िया, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, सारा का सारा टाइम स्टडीज पे कंसंट्रेट लगाओ और सिर्फ पढ़ाई करो यार, सिर्फ पढ़ाई, कुछ नहीं सोचना। और फोन वगैरह सर ने बताया था सब बंद कर दो। जॉब में जाओगे, पीएसयूज में जाओगे, पैसा तुमको बहुत मिलता है। मैं अभी ओएनजीसी में मेरे को 20,000 मिला है फोन का, ठीक है, कुछ भी खरीदो उसके बाद लैपटॉप का मिलता है, हर चीज का पैसा मिलता है उसके अंदर। तो अभी यार एक नोकिया 1100 ले लो, पुराना, वो भी सेकंड हैंड, कुछ नहीं चलेगा उसके अंदर। और सिर्फ कॉल्स वगैरह कभी किसी से करनी हो तो कर लो यार, इंपॉर्टेंट चीज। और बाकी यार तुम पूछ लो जो पूछना है। यार देख, एक डिसीजन होता है, कीप इट गोइंग, जो भी हो रहा है ना चलते रहने दो, ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा। मेन चीज ये है, सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट दो और बाकी सब टाइम के ऊपर छोड़ दो यार, ठीक है। अभी टाइम है तुम्हारे पास, कितना टाइम है अभी, मतलब अभी 3rd ईयर में कि फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर में, तो अभी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, मतलब अभी क्या क्या कवर हो गया तुम्हारा यार, ठीक है। अभी अभी इतना टाइम है तुम्हारे पास कि तुम टेक्निकल कवर कर सकते हो, ईएस के लिए बता रहा हूं मैं, टेक्निकल कवर करोगे, सिर्फ टेक्निकल पे ध्यान दो। और जो जीएस का पोर्शन है ना, उसको दिसंबर में देख लेना है एक बार, उसको कुछ रटना नहीं है, कुछ नोट्स नहीं बनाने उसके, सिर्फ जो बुक्स है ना उसके अंदर अंडरलाइन कर लो मेन चीज, ताकि अगर कभी बाई चांस रिवाइज करना पड़े तो सिर्फ अंडरलाइन देख लेना। अंडरलाइन एक पेज के मुश्किल पर तुमको 1 मिनट लगेगा, एक पेज के ऊपर। एक कंप्लीट बुक 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे यार, लेकिन कम से कम पूरी बुक तो नहीं पढ़नी पड़ेगी फिर से। तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन कर लो और जीएस बाद में नहीं देखना, अभी सिर्फ टेक्निकल के ऊपर फोकस करो। और अच्छा ऐसा भी है कुछ दोनों देख रहे हो, गेट और आईएएस सारे होंगे बेसिकली, है ना। यार मैं अपना बताता हूँ, मैंने गेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, 36 रैंक थी वैसे मेरी, सिर्फ आईएएस का मैंने एग्जाम दिया, उसी की तैयारी करी मैंने, गेट के लिए सिर्फ मस्ती करी, गेट सिर्फ मस्ती के लिए ही है। तुम्हारा 7 को है एग्जाम, 7 जनवरी को, 7 के बाद सर 1 महीना जो गेट का है प्रैक्टिस कर लेना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करो। और इंग्लिश वगैरह कुछ पढ़ने की वैसी जरूरत नहीं होती, इंग्लिश में तुक्के मारना है, सिर्फ खींच के, मैंने तुक्के मारे हैं हर चीज के ऊपर इंग्लिश में, एक भी क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ मेरा, ठीक है। इंग्लिश तो इंग्लिश में ना जो सोचते हैं कि वोकैबुलरी बनानी है या एडल्स बनानी है, जो भी करना है, कुछ नहीं करना होता, कुछ कितना याद कर लोगे यार तुम, याद करोगे सब, उसमें से कुछ नहीं आना, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, वर्ड्स सोचोगे ना, पर इंग्लिश के ऊपर तुम टाइम लगाओ, मान लो एक क्वेश्चन के ऊपर तुम टेक्निकल में 2 मिनट लगा रहे हो ना, गेट में बहुत टाइम होता है हर क्वेश्चन के लिए, तो इंग्लिश के ऊपर 2 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाओ, जब तुम वर्ड्स देखोगे ना समझ आ कि हाँ यही चीज है। और यार मैंने तो क्या मारा, तो क्या मत मारना, ठीक है। और हाँ एक चीज होती है, मैं सर अचीवर हूँ, अचीवर्स ये बैठे हैं यहाँ पे, मेरा एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि मैं हर क्वेश्चन की प्रेडिक्ट करता था, क्वेश्चन आया मैंने अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी है यार, ऐसा मत करना। मेरी ये आईआईटी के टाइम से नेगेटिव चीज थी, मैं कुछ नहीं छोड़ता था, क्वेश्चन चाहे आता है नहीं आता, तुक्का मारूंगा, नेगेटिव होगा देखी जाएगी जो भी होगा। मैंने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे यार, वो नेगेटिव मेरे को बहुत खाती थी हर चीज में। गेट में कम हुई है नेगेटिव, ठीक है, गेट ने बचा लिया था, आईएएस में मेरी बहुत नेगेटिव हुई है, टोटल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में 70 नंबर की नेगेटिव थी सर मेरी। तो यार ऐसा मत करना, सोच के देखना कि हाँ ये क्वेश्चंस करने और ये क्वेश्चंस नहीं करने, उसके बाद मिस हो जाएगा यार। और भी क्वेश्चन मैंने वीकेंड किया था कोलकाता में, मैं भाई यार आईआईटीज में पता है अटेंडेंस का हद से ज्यादा लफड़ा होता है। मेरे को टीचर्स क्रिटिसाइज करते थे, उनको पता लग गया कि हम मैं तैयारी कर रहा हूँ, उनको ये नहीं पता
मेडिसिन में जाता था, सिर्फ इतना होता यार मैं क्लास में पीछे बैठ के पढ़ता था। क्लास में बंदा पढ़ने के लिए जाता है, उसको दिक्कत होती है इस चीज से। पीछे आके मेरे को कहता था कि तूने नहीं पढ़ना, बच्चे गेम खेल रहे हो, कुछ नहीं, फोन में गेम्स खेलते हैं बच्चे, हर कुछ होता है। क्लास में एलिजिबिलिटी अटेंडेंस के लिए क्रिटिसाइज होता था मैं बहुत, यार उसको पॉजिटिव में लो, अटेंडेंस का लफड़ा होता है, ठीक है, क्लास में बैठ के पीछे पढ़ो यार, टाइम निकालो, टाइम निकलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर और मैं कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है तुम में से, और मतलब समझ किसी ने यार उस टाइम रिवाइज ही करना है सिर्फ, उस टाइम क्वेश्चंस वगैरह मत ही लगाना, और जो तुम्हारे नोट्स है, और हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस में जो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुमको कोई कंसेप्ट मिसिंग हो रही है तो उस चीज को एक अलग से ना कर लेना। यार देख बेसिकली में क्या होता है, 3 सब्जेक्ट है, तुमने बताया, मेरे को नाम भी गिनती भी नहीं पता कितने हैं। मान ली एक्स नंबर ऑफ टेक्निकल है, वाई नंबर ऑफ नॉन टेक्निकल है, ठीक है। तो जो एक्स नंबर ऑफ टेक्निकल है ना, उसके अंदर तुमको कुछ दिन लग रहा है रिवाइज करने में, ठीक है। उसको रिवाइज करते रहोगे ना तो तुम्हारे क्या होगा, जो नोट्स है ना वो कम होते जाएंगे धीरे धीरे, नंबर ऑफ पेजेस। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुमको पूरा टेक्निकल रिवाइज करने में कितने बार, एज्यूम कर रहे हैं 16 है टेक्निकल, ठीक है, तो 16 सब्जेक्ट रिवाइज करने में तुमको सिर्फ 1 दिन लगेगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल रिवाइज करने में सिर्फ 1 दिन लगेगा। और फिर मैं कोलकाता में मेरा सेंटर आया था, तो मैं 1 दिन पहले गया था कोलकाता, 1 दिन जो था उसमें मैंने दोनों रिवाइज किए थे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो रिवाइज करो सिर्फ, और धीरे धीरे कम होता जाएगा रिवाइज करने का टाइम। तो जब तुम्हारे पास बचा ना कि एक सब्जेक्ट में सिर्फ 1 पेज है तुम्हारे पास रिवाइज करने का, तो समझ लेना हाँ तुमको सब कुछ आ गया है वो, और हो जाएगा। फिर रिविजन ही करनी है बेसिकली 2 हफ्ते पहले। यार रिवीजन मतलब एक चीज है कि एक बार सब कर लो, तुम्हारे पास टाइम है अभी 1 साल या अभी है फाइनल ईयर में, ठीक है। तो अभी मतलब क्या है कि तो तुमने कर लिया ना, एक बार सब कंप्लीट कर लो, फिर रिवीजन का टाइम बाद में है। मतलब अगर ठीक है तुमने एक बार रिवाइज नहीं किया, दिमाग से उतर भी गया ना, तो जब बाद में रिवाइज करो तो दिमाग में आ जाएगी वो चीज। यार टाइम लगता है, लेकिन उसमें पता क्या है, मान लो तुमने आज पढ़ लिया और अगर तुमने कल उसको रिवाइज किया ना तो उसका बेनिफिट मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि वो उसी चीज में गिनती हो जाएगी कि हाँ तुमने पढ़ा और फिर से पढ़ लिया, वो एक ही चीज है, एक ही बार तुमने पढ़ा है। अगर तुम एक बार पढ़ रहे हो, गैप दो, फिर से पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग चलेगा उसके अंदर कि हाँ ये चीज क्या थी, तो वो 2 बार रिविजन आनी जाएगी उस चीज की मेरे हिसाब से। तो टाइम दे दे के पढ़ा, ठीक है, दिमाग से उतरना दो उसको, सबका दिमाग ऐसा ही होता है, दिमाग से उतरती है हर चीज, उतरना दो यार, ठीक है। रिवाइज करोगे दिमाग में आएगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो जितनी कर सकते हो, और उसमें ब्रेन शार्प होगा, तुमको नई नई चीजें पता लगेंगी हर बार रिवाइज करने पे। यार एक साथ जब पूरा होगा ना तो तुम्हारे पास 4 या 5 पेज ही होंगे सिर्फ टेक्निकल पढ़ने के। तो यार उसमें जब रिवाइज करना तो बेसिकली कल नोट्स होंगे तुम्हारे पास रिवाइज करने के लिए, तो हो जाएगा वो एक दिन में, तो बहुत आराम से हो जाएगा। एक नोटबुक थी यार मेरे पास लास्ट में, 20-25 पेज टेक्निकल के थे, 10-15 पेज नॉन टेक्निकल तो बेसिकली था ही नहीं उसमें कुछ भी। तो बस उसको यार एक दिन में बहुत आराम से हो जाता है, जब लास्ट में एकदम लास्ट दिन आता है ना, वैसे ही बहुत प्रेशर होता है, हो जाता है रिवाइज वो। तो यार कन्वेंशनल बुक्स पढ़ने पड़ेंगे थ्योरी के लिए, मतलब क्लास नोट्स ईएससी के लिए सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे टीचर्स टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से यार कम पढ़ा पाते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ा सकते। ये कंसेप्ट बनेगा तुम्हारा, बुक से पढ़ो, नई नई चीजें तुमको मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एग्जाम में नहीं भी है ना, उससे कुछ बराबर सा एकदम कंसेप्ट से रिलेटेड पढ़ लो यार, काम आता है कहीं ना कहीं। यार वो तो इन्हीं से पूछो यार, वो जीएस में तो मेरा बहुत वीक था। हाँ एक बार सब इकट्ठे ले लेते हैं। किसको? यार उसके लिए तो टीचर्स बताएंगे जो तुमको पढ़ा रहा है ना अभी। यार वो यार इजी रहता है यार वो। बुक्स पढ़ो यार, ठीक है ना? ऐसा हो गया, मतलब शेयर करते रहेंगे, ठीक है? बुक्स पढ़ो, आ रही है ना आवाज?
आ रही है पीछे? हाँ ठीक है, तो बुक्स पढ़ो यार, मतलब सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, मतलब नोट्स पढ़ो, यहाँ पे तुम्हारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब इतना सारा है ईएस का सिलेबस, इतना वाइड है, तो यार 6 महीने तुम सोचते हो 4 साल में कैसे कंप्लीट हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हारा 60-70% सिलेबस यहाँ आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बुक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ठीक है ना? अब बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, मतलब मस्ट है बुक्स, क्योंकि एक एक जो तुम जैसे भंडारी ले लो, उसकी एक एक लाइन से असर्शन, रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4। उसको नहीं पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है, वो बहुत जरूरी है पढ़ना। एक बार हेलो हेलो बंद कर दीजिए। हेलो 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 अपना बनाओगे नोट्स कहाँ कहाँ से पढ़ना है। हेलो हेलो आ रही है आवाज? माइक से नहीं आ रही ना शायद। हेलो 15 नवंबर से ये प्लान था, और 15 नवंबर के पहले टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने का प्लान था। 15 नवंबर के बाद मेन जीएस को फोकस करना था। तो 15 नवंबर के बाद 4 से 5 बार रिवीजन कैरी कर लेना, हर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना, ठीक है। और ये जो मैंने बताया जिस डोमेन में सेट करना है, इसमें इसको बहुत बार रिवाइज कराना, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। क्योंकि और ये भी एक और चीज़ है कि जीएस पेपर से डरना नहीं, क्योंकि जैसा आप पढ़ोगे वैसा नहीं आएगा, थोड़ा सा एनालिसिस लगेगा उसमें। आपको ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक आंसर पे आना होगा, तो वो थोड़ा सा चीज़ है, ठीक है। एनालिसिस आएगी उसमें। और जीएस की प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि क्या होता है 2 घंटे का पेपर होता है ना, तो टाइम बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। और ये मेरा स्ट्रैटेजी रही थी। हेलो हाँ तो जी देखिए, तो नोट्स में दिए होगे ना, वो सबके पास वही अवेलेबल है। और मैं बता रहा हूँ, तूने जो तू पढ़ा ना, वो तेरे कंपटीशन में भी उतना ही पढ़ा हुआ, 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा। तो उसी से डरना नहीं। कुछ चीज आ रही है तो नहीं पढ़ी है, ठीक है, और होता है ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं तो छोड़ देना, ठीक है। जितने नोट्स में है, जितने टेस्ट सीरीज में, इनको पढ़ लेना अच्छे से। इनको अगर ये आ गए तो इनमें से कुछ चीजें मिस ना हो जाए, ठीक है। आप लोग किससे पूछना है क्वेश्चन वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ देखो, मैंने कोई मुझे पता था कि न्यू एडेड है, ज्यादा किसी को नॉलेज होगा नहीं इसका। जो यहाँ पर नोट्स में पढ़ाया गया था, मैं सिर्फ उतना ही था पढ़ना। मैंने नहीं बुक फॉलो नहीं की थी, थोड़ी बुक देख ली थी मैंने रिन्यूएबल के लिए, मैकेट्रॉनिक्स के लिए कोई बुक फॉलो नहीं की यार, क्योंकि बुक है ना ऐसा था कि मैंने जिस टाइम पे छोड़ा था वो यही टाइम था, और काफी टाइम कम था, तो मेरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता था। तो इस वजह से मैंने अगर मैकेट्रॉनिक्स में जो सर ने पढ़ाया, मान लो सर जो पढ़ाएंगे रोबोटिक्स में, वो काफी बढ़िया पढ़ाते हैं वो, तो उसी में से क्वेश्चन आते, तो उसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अब फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी 3 महीने ही आपके पास बचे हैं। तो मेरे पास भी यही सेम टाइम था, तो मैंने थोड़ा लिमिट किया था अपनी अप्रोच को, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। जैसे मेंस में यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 380-390 के बीच में, मतलब मेरा अच्छा हुआ था मेंस, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, और 395 आया है। तो और बेसिकली जो ज्यादा मतलब एजम्पशन वगैरह पे मत जाना लिखने, मतलब वो आंसर देखते हैं, मतलब स्टेप्स रहते हैं पर आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और तुम्हारे पास टाइम भी नहीं रहता है वहाँ पे एजम्पशन लिखना, मतलब नहीं हो पाता है पॉसिबल। और मेरा अटेम्प्ट था मतलब 260 दोनों में, 260-270। तो
नहीं, जो मैंने अपने मार्क्स लगाए थे वो मार्क्स मुझे मिले हैं। मतलब ऑफ कोर्स 260 का टेंट होता है और सही और कुछ होता है, तो 10 मतलब 15 नंबर ज्यादा है, मतलब 180 कैसे सही है तो 15-20 नंबर जो आपके स्टेप मार्किंग रहते हैं वो भी मिले आपको। अब कुछ क्वेश्चन टाइम रहता है तो लिख दो, कुछ भी आता है मतलब लिख दो, मतलब टाइम है तो एक दो और लिख दो तो तुम्हें 2-3 स्टेटमेंट पता है तो उसमें नंबर मिल जाते हैं। तो जो तुम एक्सपेक्ट, लास्ट ईयर भी जब मेरे जो मार्क्स आए थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही आए, मतलब ये बहुत मतलब मेरे तो मैंने अच्छे से लगाए हैं, मतलब तो जो मैंने लगाया वही आया, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव में जरूर रहता है थोड़ा वेरिएशन, पर सब्जेक्टिव में तुमने जो प्रैक्टिस की तुम्हें आइडिया होगा कैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो वहां पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो उतने, तो ज्यादा वो नहीं रहेगा। यार देखो ये चीज मत पूछना क्योंकि अभी याद नहीं था। देखो मतलब मेरा क्या स्ट्रेटेजी इस बार, इन्होंने इनको नहीं अटेम्प्ट से मतलब नहीं होता यार, मतलब देखो कितना सही कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अटेम्प्ट तुम पूरे कर दो उसके बाद नेगेटिव हो गए, भारी हो गए, मतलब जितना तुम पहले देखो, मतलब अगर ऐसा होता है मतलब कि यार नहीं आता है फिर तो मतलब लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है इससे, तो फिर तो खींचना ही पड़ेगा, फिर तो मारने पड़ेंगे। और बाईचांस मारने से हो भी जाता है कभी कभी, पर बहुत कम होता है, रेयरली होता है। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 70 तुम्हें मतलब बहुत अच्छे से पता है तो ना 2-4-5 और कर लो, 75 छोड़ दो, फिर 70 का मतलब 150 का अटेम्प्ट है यार। रेट कंपटीशन है यार, दूसरे वालों को भी देखना है, अपना नहीं देखना है, कंपटीशन है ये याद रखो। मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बोलूंगा यहाँ पे कि ये मत सोचना कि हेलो, ये मत सोचिएगा कि कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि और क्या सारी चीजें प्रॉब्लम है, बट आप अपना बेस्ट दीजिए। पढ़ाई करते वक्त, एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना, ताकि खुद सेटिस्फेक्शन हो उस चीज का, ठीक है। तो वो मेरा अप्रोच वही रही है हमेशा। तो इसलिए मैंने कभी हालांकि मिनिमम मान के चलता था कि 50 करने हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में 70 तक के लेके जानी चीज़ों को, तो वो अप्रोच थी मिनिमम, बट अपना बेस्ट अटेम्प्ट हमेशा फॉलो किया मैंने, ठीक है। अच्छा देखो यार, मैंने जो फॉलो किया था, एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, उससे फर्क तो नहीं पड़ता है हैंड राइटिंग से, बट मुझे थ्योरी लिखते वक्त थोड़ा ट्रबल होता था, तो मैंने न्यूमेरिकली मैक्सिमम अटेम्प्ट किए हैं अपने पेपर में, और उसमें नंबर भी मिले। मेरे अटेम्प्ट इतने ज्यादा नहीं थे, मेरे पेपर 1 में शायद 190 अटेम्प्ट थे और मुझे 178 मिला है, और पेपर 2 में 240 अटेम्प्ट है, 220 मिला है। तो आपको देखना कि कहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन में काम करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्योंकि आप लिमिटेड स्पेस है और उसमें आपको काम करना है, तो आप किस तरीके से सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर रहे हो उसी जगह में, तो वो आपको उस पर वर्क करना है। वो प्रैक्टिस से घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तब, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। कितने जी? हाँ वही तो मैंने कहा। हाँ देखो यार, ये अब डोमेन फिक्स करना होगा, क्योंकि अब टाइम कम रहता है ना, तो हमको लिमिटेशन समझनी होती है। तो आप नोट्स को एम्फसाइज करो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम प्रैक्टिस पे देना, ठीक है। वर्कबुक पे प्रीवियस ईयर जो है ये काफी बढ़िया है, उस पर टाइम देना, और टेस्ट सीरीज से बिल्कुल सारे अटेम्प्ट कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यार मैंने जो शुरू की थी ना प्रिपरेशन, मैंने की थी 3rd ईयर में, 5th सेमेस्टर में शुरू कर दी थी। और उसके बाद यार ये सबको ही पता है, चाहे IIT है चाहे कुछ भी है, एक रात पहले पढ़ाई करनी होती है। मैंने वही की थी यार, ठीक है। और एक बात, मैंने खुद कभी नहीं पढ़ा एग्जाम्स के लिए, जो मेरा रूममेट था यार वही पढ़ाता था मेरे को, तो उसने मेरे को पढ़ाया, जो पढ़ाया वही एग्जाम्स में आता था, और बस यार एग्जाम्स मेरे वैसे क्लियर हुए हैं। हाँ यार, हाँ गेट के लिए भी नहीं प्रिपेयर किया था मैंने, सिर्फ ये इसके लिए किया। और कोई बुक्स यार, सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर? यार मेन चीज ये है कि बुक्स वही रेफर करो जो कॉलेज में तुमको बताया गया है, ठीक है। और सारी बुक्स अच्छी हैं, बस समझ आनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन ना, मतलब रियल में बताऊं, मतलब मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर लिए थे, उसको मतलब देखो तब जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मैं सब कुछ पता है, वहाँ पे थ्योरी आएगी, लिखना है, तो बेसिकली जो कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले तुम्हें पता चल जाएंगे क्लास में, वो याद कर रहे हो,
जो मंडल सर बुक देते हैं ना वो पतली वाली, उसमें उसको याद कर लो, कुछ डेरिवेशन भी है वो कर लो। बाकी यार थ्योरी तो तुम्हारा मतलब पढ़ लोगे तुम तब भी भूल जाओगे, पर यह है कि थोड़ा यहाँ पे मतलब तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे ना थ्योरी को, जितनी बार लिखोगे एग्जाम में, मतलब ये आता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा यार ये थोड़ा याद नहीं है, पर जब फ्लो बन जाता है ना तो आ जाते हैं, मतलब तुमने पढ़ा है तो वो याद हो जाएगा। पर ये तुम्हारा मतलब तुम जितना इनपुट दोगे ना उस पर ही सब कुछ है, मतलब जितनी प्रैक्टिस कर लो थ्योरी, जितनी बोरिंग लगती है पर लिखना पड़ता है, डायग्राम बनाने पड़ते हैं और फिर आ जाता है। मतलब इस बार जैसे आया मेरा काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अटेम्प्ट था इस बार, तो जब प्रोडक्शन में जो सब आया था मतलब मैं जो मैंने क्वेश्चंस किए उसमें थ्योरी मैंने अच्छे से लिखी, और वो इसलिए हुआ कि मैं काफी बार मैंने प्रैक्टिस की थी, मतलब जो बुक्स फॉलो करता था, बुक्स से ही मतलब सब कुछ पढ़ता था, और मतलब ये प्रैक्टिस करो हो जाएगा। यार एक है ना, मैंने बेसिकली अपने टीचर से पूछा था, हमारे में मैकेट्रॉनिक्स ऑप्शनल रहता था लेकिन उस टाइम नहीं था तो कैंसिल हो गया था, लेकिन टीचर से मैंने पूछा था, सब्जेक्ट अपना सिलेबस दिखाया मैंने उनको। मैंने सिलेबस दिखाया था अपने टीचर्स को और उन्होंने बुक्स बताई थी। यार एक रोबोटिक्स की बुक आती है, शाह नाम से है, कोई IIT दिल्ली का प्रोफेसर है यार, उसकी बहुत औसम बुक है, वो सिर्फ रोबोटिक्स के लिए है। उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों दे रखे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, स्कारा, फिर 1 आर्म 2 आर्म सब दे रखे हैं उसके अंदर। करीब 8 तरह के रोबोट्स हैं, वो इक्वेशन याद कर लेना है, बहुत आसान है। एक स्ट्रेटेजी है उसको याद करने की, वो मैं बता दूंगा बाद में, फेसबुक वगैरह पे बता दूंगा पूछेगा तो। उसके बाद शाह यार बेस्ट है रोबोटिक्स के लिए, मैकेट्रॉनिक्स के लिए यार नहीं पता मेरे को, वो मैंने, हाँ बोल्टन बेस्ट है, बोल्टन बेस्ट है। भाई मैंने गेट के लिए नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ IAS की प्रिपरेशन की है, और गेट के लिए लास्ट में जब 1 महीना बचता है IAS के एग्जाम के बाद, तब टेस्ट सीरीज लगा लेना, एक दिन में 1 या 2 लगाई थी मैंने, सफिशिएंट थी वो। और इंग्लिश वगैरह था यार, इंग्लिश एप्टीट्यूड मैथ्स इसके तो हाथ भी नहीं लगाया था मैंने। ऑलमोस्ट सेशन खत्म ही हो गया सारा, बस एक पॉइंट बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा ना अपनी जिंदगी ऑफलाइन ज्यादा कर लेना, ऑनलाइन थोड़ी रिड्यूस कर देना। क्या कि थोड़ा सा फेसबुक व्हाट्सएप कनेक्ट होने के लिए, अगर आप टीचर से कनेक्ट होने के लिए यूज करें तो काफी अच्छी चीज है, पर अगर आप किसी और पर्पज के लिए आप यूज करें थोड़ा आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि टाइम बड़ा कम है और सिलेक्शन सबको ही चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप इस चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मैंने भी की थी। फिलहाल मैं तो 1.5 साल से दिल्ली से घर ही नहीं गया था अपने, तो क्योंकि इस जनरेशन पढ़ाई के चक्कर में तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा स्मार्टफोन का बेटर यूज करें। आप कैसे कर सकते हैं कि नोट्स जो हो गए आपके, आप उनको मोबाइल में डालोगे, तो जब आप ट्रैवल करके आते हैं ना, वो मोबाइल में देख देख के रिवाइज होते चला जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को यूज करें थोड़ा बेटर वे में, प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हो। थोड़ा सा अभी मैं बोलूँगा फिलहाल 3 महीने के लिए प्रीलिम्स तक के थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दो यूज, ठीक है। एंड आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, आप लोग फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सबके प्रोफाइल पे। एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। फेसबुक यार मतलब अवॉइड करो यार, मतलब जाओगे तो वहाँ पे और कुछ मिल जाता है तो वहाँ पे लगे, वो सही नहीं है यार, मतलब अवॉइड करो। और मतलब क्वेश्चन यार तुम्हें, अगर तुम रियली मतलब अच्छे से कर रहे हो ना, तुम्हें सब कुछ पता है क्या करना है, किसी पूछने की मतलब ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पे हो सकता है यहीं पे होता है, थोड़ा मतलब एक लक आता है और हार्ड वर्क रहता है, 2 ही चीज है बस, वर्क हार्ड एंड लॉन्ग, बस ये है सफिशिएंट है, इसको करो। टेक्स्ट बुक है सफिशिएंट है, और मेड इजी का मटेरियल जो भी है, मतलब इसके अलावा कोई मतलब मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत अच्छा है और मतलब सफिशिएंट भी है, प्लस टेक्स्ट बुक। उसके अलावा मतलब इधर भागने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम वेस्ट ही होता है।